हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टॉप फाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन एंड आज की न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, तो यहां पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी भी एक ही रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, जिसमें कि मे भी पॉसिबल है कि आप इसको एज अ ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा एक छोटा सा फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट अप या डाउन मोमेंटम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि मार्केट के पास अभी करीबन करीबन 19,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इससे इसके शॉर्ट होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा यहाँ पे बन जाती है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो अभी हम यही रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस करें। अगर इन केस मार्केट थोड़ा सा पंप लेता है तो फिर मिड लेवल जो होगा 21,200 के आसपास का, इसके आसपास थोड़ा फोकस करेंगे और देखेंगे कि फिर हम लोगों को क्या कोई लॉन्ग की एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं। हालांकि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन करता हुआ हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे कि वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि आज या कल के अंदर हमें एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ मिल सकता है। एंड क्योंकि अभी रेजिस्टेंस है, हम ज़्यादातर डाउन का ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो लगभग 17,600 के आसपास या 500 के लेवल के आसपास ये एक ड्रॉप मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड क्योंकि अभी वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो हम ज़्यादा कुछ ट्रेड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कि वीकेंड के अंदर किस तरीके से सारी चीज़ें रोल आउट होती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जहाँ पे जो भी चीज़ें करेंगे, कहीं ना कहीं हमें संडे के बाद या मंडे की जो ओपनिंग होगी, वीकली ओपनिंग, उससे अच्छा आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं बिटकॉइन के हम लोग डोमिनेंस के बारे में, क्योंकि कल डोमिनेंस नीचे की तरफ टूटने की कोशिश कर रही थी और आज आप देखेंगे तो यस, ये नीचे की तरफ ब्रेक कर गई है, जिसका मतलब है कि डोमिनेंस अभी 39% के आसपास टेस्ट यहाँ पे कर सकती है। अब हालांकि ये भी हो सकता है कि ये एक बड़ा ट्रायंगल के फॉर्म में इन फ्यूचर बन जाए, तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ये इसको रिस्पेक्ट कर पाता है। तो अभी के लिए मैं बीच वाला लेवल हटा देता हूँ और हम फोकस करते हैं इसके बॉटम लेवल 40% के आसपास, जो कि डोमिनेंस के लिए बिटकॉइन का होने वाला है। तो ये पूरा की पूरा एक साइडवेज जोन है या एक चॉपी जोन रहेगा। अगर यहाँ पे 41.40 को क्लियर करती है, देन बिटकॉइन के अंदर डोमिनेंस बढ़ेगी। एंड नहीं तो यहाँ पे अगर आप 40% ड्रॉप होता है तो वापस से डोमिनेंस 39% के आसपास ड्रॉप यहाँ पे कर सकती है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी अभी स्टेबल हो गई है अपसाइड में, पर अभी भी स्टिल रेजिस्टेंस यहाँ पे बाकी है। तो वेट करते हैं कि क्या ये भी साथ में गिरती है या फिर हम लोगों को भी वीक के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम कुछ इस तरीके का देखने को मिले, जहाँ पे कि ये ऊपर की तरफ जाए और जो इसका हाईएस्ट लेवल है 13%, उसको टेस्ट करने के बाद वापस नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पे मिल सकती है। यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग इथेरियम टोकन के बारे में। तो इथेरियम ने अभी जो सपोर्ट है उसको अच्छे से होल्ड कर रखा है। एंड कल की प्राइसेस में डिक्लाइन था, लेकिन वापस थोड़ा सा वापस बाउंस हमें देखने को मिला है। अभी भी करंटली 1350 से 1380 का, और यहाँ पे बात करें तो 1500 के दो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। इन फ्यूचर अगर थोड़ा सा पंप आता भी है तो 1500 हमारे लिए स्टिल अभी भी एक अच्छा एरिया, जहाँ पे कि हम शॉर्ट के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करें। और आने वाले टाइम में अगर इथेरियम $1,000 के आसपास मिलता है तो हम लोगों को एक अच्छा डिप बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग इथेरियम के सीएमए फ्यूचर चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था कि मार्केट ने अपनी रेंज को ब्रेक किया है, तो ये नीचे की तरफ आ गई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस तरीके से पिछली बार इसने रेंज को ऊपर ब्रेक करके अंदर वापस एंट्री मारी थी, अगर ये सिमिलर चीज़ यहाँ पे बनती है, जहाँ पे कि इसने रेंज को ब्रेक किया है और दोबारा री एंट्री करे, दैन फिर ये पॉसिबल है कि यहाँ पे इसके प्राइजेस के अंदर इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट 1400 आप मान के चल सकते हो, तब तक यहाँ पर टारगेट स्टिल हम 1000 के आसपास लेके चल सकते हैं इथेरियम के अंदर। लाइटकॉइन के अंदर बात करें तो लाइटकॉइन फिलहाल में ऊपर की तरफ ब्रेक करा है। एंड कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो हमें नीचे अच्छा खासा शॉर्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल में जो अपर चैनल है ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ और प्राइस में इंक्रीमेंट आता है दैन हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस जोन होगा लाइटकॉइन के अंदर, वो हमें देखने को मिलेगा 57-58, जैसे कि मैंने पहले ड्रॉ करा था। और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। बट ये वाला जो लेवल है कांस्टेंट रहेगा कि जब भी मार्केट $51 को ब्रेक करता है, जैसे मैंने कल भी बताया था, तो यहाँ पर आपका $44 तक लाइटकॉइन नीचे आ सकता है। वहीं पे बात कर लेते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन ने फिलहाल में थोड़ा सा हम लोगों को चकमा दिया है, हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं इस वाले ट्रेड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट हमें वापस से देखने को मिला था, पर प्राइसेस इसको इंक्लाइन कर गई है। तो इसमें हम लोगों का स्टॉप अभी तो हिट हो चुका है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड सेकेंड जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके लिए फोकस करते हैं कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से एक्ट करता है और क्या हम लोग दोबारा यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं XRP के बारे में। XRP में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इसमें करेक्शन आ
सकता है। करेक्शन के बाद थोड़ा सा मार्केट ने पंप लिया, लेकिन वापस मार्केट करेक्शन लेना स्टार्ट कर चुका है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट कहीं ना कहीं अगर नीचे की तरफ आता है तो 0.42 से लेकर 0.40 के आसपास हमें एक डिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। डॉट भी फिलहाल में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है इस पोजीशन के ऊपर, और यहाँ पर जैसे कि हमने ड्रॉ करा है मे भी शायद एक राइजिंग चैनल या समथिंग कुछ बनता हुआ मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या यहाँ पे बनता है, और इसके लिए जो अभी रेजिस्टेंस अभी हमारे पास अवेलेबल है वो लगभग 6.9 से 7.15 है। तो अगर यहाँ पे प्राइस टेस्ट करने आता है तो हमें वहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं नियो के बारे में। नियो वापस अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आया है। नीचे वाला सपोर्ट 7.8 का ब्रेक नहीं हुआ है तो वेट करना होगा, या तो हम यहीं से शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस को लगभग 9.5 के ऊपर रख के, या फिर हम लोग वेट कर सकते हैं 7.8 के नीचे जाने का, ताकि इसके अंदर एक भारी गिरावट देखने को फिर मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं सोलाना के बारे में। सोलाना नीचे की तरफ तो नहीं आया, लेकिन हाँ सपोर्ट से बाउंस डेफिनेटली कर गया है, जिसमें कि अगर आपने इसका ट्रेड जस्ट सपोर्ट से उठाया तो बहुत अच्छी तरीके से इसने इसको कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट यहाँ पे किया है। लेकिन अभी के लिए जो रेंज हाई हमारे पास है वो है लगभग 38 टू $40 के बीच में, और इसके बीच में अगर मार्केट घूमता रहता है तो ये वाला सिनारियो यहाँ पर भी प्ले आउट हो सकता है, जहाँ पे कि प्राइसेस पूरी तरीके से ऊपर जाए और फिर यहाँ से ड्रॉप करें, या फिर ये जस्ट सिनारियो इस तरह जहाँ पे कि मार्केट में भी इसको इस तरह फॉर्म कर रहा है और फिर यहाँ से ड्रॉप कर सकता है। तो इन दोनों ही सिनारियोज को हमें प्ले आउट होते हुए देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला वैल यहाँ पे प्ले आउट हो पाता है। अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस तो नहीं आई है, लेकिन हाँ अगर इन फ्यूचर ये डबल बॉटम बनता है देन फिर मे भी चांसेस है कि $38 यहाँ पे ब्रेक कर जाए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कार्डिनो के बारे में। कार्डिनो में भी मैंने आपको कल शॉर्ट के लिए बताया था कि मार्केट ऑलरेडी पंप हुआ था न्यूज़ के बाद, और उसके वजह से मार्केट थोड़ा साइडवेज में है, लेकिन अभी भी उम्मीद यही है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़े करेक्शंस की तरफ यहाँ पे आ सकता है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक ने अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर थोड़ा सा प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश की है। ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर प्रॉपरली होता है तो डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन की क्रिएट कर सकता है, और फिर हो सकता है कि जो मैटिक का प्राइस है वो हमें 0.83 तक जाता हुआ मिल जाए। तो अपर का लेवल ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन मिलता है या फिर कोई भी कैंडल 0.74 के नीचे क्लोज कर दिए देन हमें एक अच्छा ब्यूटीफुल शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस पे थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसा यहाँ पे प्ले आउट करने वाला है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइज लैंड यानी कि माना के बारे में। माना भी पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है, एंड ये पूरा जो जोन है ये कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन है। तो अभी हम इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। लगभग 0.75 तक ब्रेक नहीं होता तो हम अप तरफ नहीं देखने वाले हैं, और एटलीस्ट यहाँ पे अगर 0.68 ब्रेक होता है तो फिर हमें शॉर्ट की पोजीशन देखने में ज़्यादा बेनिफिट रह सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सैंड टोकन के बारे में। सैंड ने बहुत अच्छी रैली दी है इस टाइम पे, जहाँ पे कि मार्केट ने जस्ट इसको बाउंस करके ऊपर लिया है। अभी हमारे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास तो आ चुका है। अब यहाँ पर हमें वैसे ही इसको प्ले आउट करते हुए देखना पड़ेगा जैसे कि हम माना की बात यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी तो मैं इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। कल वीकली के हिसाब से देखते हैं कि क्या ये मार्केट को सपोर्ट क्रिएट कर पाता है या फिर मार्केट इसको अभी डाउन पोजीशन की तरफ लेगा। तो क्योंकि कल वीक एंड होने वाला है संडे यानी कि मंडे के सुबह 5:30 बजे तक, तो यहाँ पे जो भी मोमेंटम्स होंगे वो हमें क्लियर कट देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन्स जो कि हमने कवर करें, एंड इसमें भी जो मार्केट थोड़ा अप डाउन चल रहा है तो मे भी शायद हमारे थोड़े स्टॉप हिट हो सकते हैं। तो अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट रख के चलें, ताकि अगर कोई बाई चांस प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो आप लोग सेफली वहाँ से एग्जिट हो जाए, और बाद में फिर हम दोबारा से री एंट्री डिप के अंदर या थोड़े से हाई वैल्यूज़ के ऊपर कर सकते हैं। आज अगर हम लोग बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, तो वो बेसिकली एक ही न्यूज़ है जहाँ पे कि बाइनेंस जो है वो बेसिकली आज घिरा गया बहुत गंदी तरीके से। और ट्विटर के ऊपर बात करें तो यहाँ पे चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट बाइनेंस। अब बॉयकॉट तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बाइनेंस भी इस लपेटे में आ चुका है, और ये सारा की सारा कांड हुआ है लूना की वजह से। जी हाँ, लूना नहीं सुधरने वाला, पहले लोगों को बर्बाद किया, अब शायद बाइनेंस को भी बर्बाद करने के लिए पीछे पड़ गया है। तो लूना सी जो कि लूना क्लासिक करके टोकन है, बेसिकली उसकी बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में पे बात हो रही थी। तो सीजेड ने अपनी एक लाइव कह सकते हैं कि ट्विटर के उस स्पेस पे इनका चल रहा था, जिसके अंदर इन्होंने बात करी थी, और इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पे बोला था कि जो ब्लॉकचेन है उनको कहीं ना कहीं बर्न को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग चलते हैं सीधे अपने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और यहाँ पे बात करते हैं LUNC टोकन के बारे में, तो बेसिकली इसकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बिलियंस के अंदर है, यानी कि शायद 6900 बिलियंस के आसपास यहाँ पे पहुँच गई है, जो कि बहुत ज़्यादा सप्लाई, इतनी ज़्यादा सप्लाई किसी काम की नहीं होती, और कहीं ना कहीं ये आगे ना पीछे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा डिफिक यहाँ पे करती है। तो यहीं पर बात करें तो ब्लॉकचेन के ऊपर इनका यही कहना था, क्योंकि क्यूजर ने पूछा कि जो लूना की टीम है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला सीजेट ने कि एटलीस्ट उनको यहाँ पे बर्न इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि चीज़ें हो पाए, एंड टीम बड़ी एक्टिव थी, उन्होंने सुन लिया और कहा यस हम कर देंगे, और 1.2% का बर्न इंट्रोड्यूस भी उन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई और क्यों बाइनेंस को बेसिकली यहाँ पे बॉयकॉट किया जा रहा है, अभी तो यहाँ पे ट्विटर के ऊपर नहीं दिख रहा, बट
आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि बाइनेंस बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर 1.2% की जो फीस है उसको यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ऑन चेन करना किसी चीज़ को और ऑफ चेन करने में अंतर होता है। अब यहाँ पर इनके पास जो टोकन्स पड़े हैं या जो होल्डिंग्स हैं, अगर उस पर ये लगा भी देते हैं तो जो यूज़र्स हैं उनके कहीं ना कहीं फंड्स यहाँ पे डेप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो आपके 100 LUNC टोकन थे और यहाँ पर आपको बर्निंग 1.2 मैकेनिज्म देनी पड़े हर ट्रेड के ऊपर, तो आपके टोकन की वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी, जो कि एज अ बिजनेस एज अ इकोनॉमिकल मॉडल बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, बाइनेंस के सीईओ ने जब ये चीज़ें अपनी ट्विटर स्पेस में कही थी, तो सभी लोगों ने ये इंटरप्रेट कर लिया कि बाइनेंस जो है जैसे ये ऑन चेन पे होगा वैसे ही वो ऑफ चेन भी इसको इंट्रोड्यूस करेगा, और इसी के ऊपर क्रिटिसिज्म यहाँ पे सहना पड़ गया बेचारे सीजी को, जहाँ पे कि इनका यही है कि जो बिज़नेस है वो इतना चीज़ों में नहीं है कि कंसिडर कर सके, और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल लेवल है उस पर पहले चेंजेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सीजी का कहना है कि भाई लूना की टीम अपने लेवल के ऊपर इसको चेंजेस करे, उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन शातिर दिमाग कैसे है वो आपको नीचे पता पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे टैक्सेशन की जब बात हो रही थी तो 1.2% का बर्न क्लेम मैकेनिज्म तो यहाँ पे लगा दिया गया, जैसे कि सप्लाई है लूना क्लासिक के बारे में वो बेसिकली यहाँ पे कम हो सकती है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो तभी यहाँ पे सक्सेस हो पाएगा जब सभी एक्सचेंजेस मिलकर इसको कर सकें। क्योंकि बाइनेंस के सीजी का ये कहना है कि यार अगर चलो बाइनेंस ने इसको लगा भी दिया और मान लो कोई यूज़र इसको विड्रॉल करके किसी और एक्सचेंज पे ले जाता है तो वहाँ पे ये फंक्शन नहीं मिलेगा, और कहीं न कहीं यहाँ पे इसका जो 1.2% के पर ट्रांज़ैक्शन चार्जेस लगाने की बात थी, वो बेसिकली यहाँ पे सही नहीं रह पाएगी, या फिर कोई उसका सेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है, जो एक्सचेंज के ऊपर होने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पे जितने भी सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड, उनको इस चीज़ को कवर करना इंपॉर्टेंट है, या तो वो सभी इसको इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर सकती, और कहीं न कहीं इसका जो इनडायरेक्ट असर है, वो हमें यूज़र्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर सप्लाई डिक्रीज़ होगी, तो यूज़र्स के जो टोकन्स हैं, वो भी अपने वॉलेट्स में से डिक्रीज़ यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि हम कम्युनिटी की सुनेंगे, और कम्युनिटी को इन्होंने दे दिया कि चलो आप लोग डिसाइड करो कि यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब हम लोग ऑप्ट इन बटन को यहाँ पे लेकर आएंगे, जिसके ऊपर 1.2% का टैक्स लूना ट्रेडिंग के ऊपर लगेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस डाली गई हैं। सबसे पहला कि इसका जो अकाउंट है उसको 25% यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, लूना जितना भी बाइनेंस हेल्ड करता है लूना क्लासिक बेसिकली उसका, और अगर ये 25% पहुँच जाता है तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया होगा इस ऑप्ट इन के लिए, उनको 1.2% का टैक्सेशन यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा सीजी ने तीसरी जो शर्त या जो स्टेप है वो ये रखी है कि ये जो ऑप्ट इन ट्रेडर है, अगर इसका 50% जो भी लूना क्लासिक का वॉल्यूम है बेसिकली वो बाइनेंस के ऊपर होता है, तो 1.2% का जो ट्रेडिशनल टैक्स इसके ऊपर लगने वाला है वो बेसिकली सभी के लिए इंप्लीमेंट हो जाएगा, ताकि जितनी बड़ी बड़ी वेल्स हैं जो बड़े अमाउंट होल्ड कर रही है और वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, तो वो भी बेसिकली यहाँ पर कर लें, और कहीं ना कहीं सारे टोकन्स यहाँ पे बंद हो सकें। लेकिन इसमें एक बड़ा ही गेम खेल दिया गया, और वो ये था कि स्टेप 2 तभी यहाँ पे मतलब अचीव हो सकता है जब आप इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करोगे स्टेप 1 के। तो यार ये कौन सी बात हुई कि 1 महीने में करोगे तो हो पाएगा। और इसके बाद जो बाकी की चीज़ें उसमें ऑप्ट इन फीचर जो है वो बेसिकली यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है तो, और सिमिलर यूज़र एक्सपीरियंस जो पहले था वही देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं एज़ अ बिज़नेस इन्होंने अपनी चीज़ों को बचा लिया या कर लिया, जो भी था वो है। बट आज कहीं न कहीं बहुत गंदा वाला ट्रोल हो गया बाइनेंस, और इसी चक्कर में बाइनेंस को बॉयकॉट के नारे यहाँ पे लगने लगे। तो आई होप आपको ये पूरी जो सिनेरियो है ये समझ आ गया होगा कि क्या यहाँ पे सिनेरियो हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं आपका क्या कहना है कि क्या ये 1.2% लगना चाहिए, और कितने आप में से दोस्त हैं जो कि अभी भी लूना क्लासिक को होल्ड यहाँ पे करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेट रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।